हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की एक मुहिम है। हम कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने इस दिशा में कोशिश की है। इसके लिए हमें आपके सहयोग की जरूरत है। आप लगातार हमें अपना सहयोग दे रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि आप थोड़ा बढ़ चढ़कर हमें और सहयोग दें। ऐसे वक्त में जबकि एक तरफ गोदी मीडिया है, दूसरी तरफ सरकारी मीडिया है, तीसरी तरफ प्रोपेगेंडा चल रहा है, सही बात कहने की हिम्मत बहुत कम लोगों के अंदर है। सत्यहिंदी.com ने ये कोशिश शुरू की है कि सच को सच कहा जाए और जो सच है उसको निर्भीकता के साथ कहा। इसके लिए जरूरी है कि हम किसी और पर निर्भर ना रहें। सत्यहिंदी.com सत्यनिष्ठा अभियान शुरू किया गया है, जिसमें आप हमारे सदस्य बन के, मेंबर बन के आर्थिक रूप से भुगतान अगर करें और हमारे मेंबर बने तो हमें बहुत बहुत मदद मिलती है। उम्मीद है आप हमें निराश नहीं करेंगे और हमारी इस मुहिम में आप हमारे साझेदार बनेंगे। और अब आज के विषय पर बात करते हैं। राजस्थान। आपको याद होगा 10 दिन पहले मैंने ये कहा था कि राजस्थान की राजनीति में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के सर्वे सर्वा नरेंद्र मोदी वो फंस गए। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि नहीं, आप ऐसे ही बातें कर रहे हैं। और आज भी मैं इस बात पर पूरी तरीके से कायम हूं कि राजस्थान में दरअसल वो फंस गए हैं। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 2 ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं जिनके आधार पर मेरी राय थोड़ी और पुख्ता हो रही है। एक, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत को से पूछताछ के लिए उनको बाकायदा बुलाया है। अग्रसेन गहलोत के ऊपर केस और पूछताछ की बात पहले भी हो रही थी। अब उनको बाकायदा अपने दफ्तर में बुलाकर पूछताछ की गई है। दूसरी बात, वहां के राज्यपाल ने तीसरी बार अशोक गहलोत की जो सरकार है, उनकी जो कैबिनेट है, उस कैबिनेट की विधानसभा बुलाने के लिए जो रिकमेंडेशंस थी उसको वापस भेज दिया है। पहली बार भेजा तो बात समझ में आती, दूसरी बार भी चलिए समझ, तीसरी बार भेजने का मतलब यह है कि दरअसल राज्यपाल के पास दूसरा कोई रास्ता अब बचा नहीं है। इसलिए वो मामले को टालना चाह रहे हैं या उसको लंबा खींचना चाह रहे हैं, यानी वो ये भी कह सकते हैं उनको थकाना चाहते हैं। हकीकत ये है कि आज अगर आप राजस्थान के बारे में देखें तो नरेंद्र मोदी जी के पास 2 विकल्प हैं। एक विकल्प, वो अगर चाहें तो वहां की सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लोग सिर्फ आलोचनाएं करेंगे, टीवी चैनल्स में डिबेट होगी, अखबारों में एडिटोरियल लिखे जाएंगे, कुछ वरिष्ठ लोग जो है वो एक लंबी चिट्ठी लिख देंगे राष्ट्रपति के नाम। क्या वो इस बात की परवाह करते हैं? बिल्कुल परवाह नहीं करते। और ऐसा नहीं है कि पहले उन्होंने सरकारों को बर्खास्त नहीं किया है। उन्होंने उत्तराखंड की सरकार को बर्खास्त किया और उत्तराखंड की सरकार को ठीक 1 दिन पहले बर्खास्त किया, उस दिन जब उसके अगले ही दिन हरीश रावत की सरकार ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस यानी सदन के पटल पर अपना बहुमत साबित करने जा रही थी। तो उन्होंने इस बात का इंतजार नहीं कि उनको मालूम था कि हरीश रावत सदन के पटल पर बहुमत साबित कर देंगे, लेकिन चूंकि उनको वहां की सरकार को अस्थिर करनी थी, उनको गिराना था, लिहाजा उन्होंने सरकार को बर्खास्त कर दिया। गवर्नर ने संस्तुति कर दी और वो सरकार बर्खास्त हो गई। ये अलग मसला है कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के इस फैसले को पलट दिया और अदालत ने उस फैसले को पलट दिया और दोबारा हरीश रावत वहां पर मुख्यमंत्री बने। ये और अलग मसला है कि वो चुनाव भी हार गए। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी जब विधायकों की भगदड़ शुरू हुई तो वहां भी राज्यपाल की मदद से सरकार को बर्खास्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी सरकार को बहुत तीखी आलोचना की, बहुत लताड़ एक तरीके से लगाई। कर्नाटक के का भी यही मसला था, वहां पे भी बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बना दिया गया था, यानी ब्रेजन तरीके से वो भी बहुमत साबित नहीं कर पाए। महाराष्ट्र के अंदर भी जो है वो ब्रेजन तरीके से उन्होंने सरकार, फडणवीस की सरकार बनवा दी थी, वो भी अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए। तो फिर ऐसा क्या है कि जो राजस्थान के अंदर वो नहीं कर पा रहे हैं? और यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। राजस्थान के अंदर हमने पहले भी आपको इस ओर इशारा किया था, इस बार भी हम आपको इशारा कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे जिस घोड़े पर उन्होंने दांव लगाया, जिस मोहरे पर उन्होंने दांव लगाया, या जिन्होंने ये वायदा किया होगा कि हम अशोक गहलोत की सरकार से या कांग्रेस पार्टी से इतने विधायक हम तोड़ लेंगे कि अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में आ जाएगी,
वो दावा मुझे लगता है वो उल्टा पड़ गया। यानी सचिन पायलट अपने वायदे पर खरे नहीं उतरे। लोग जो जानकार सूत्र हैं वो कहते हैं कि उनको 30 विधायकों का वायदा उन्होंने किया था और उनके पास अंततः निकले सिर्फ 18, सचिन पायलट को मिला के होते हैं 19। बीजेपी के पास 72 विधायक हैं, 3 इंडिपेंडेंट हैं, मिलाकर होते हैं 75 और 19 को अगर हम जोड़ लें तो ये आंकड़ा होता है 94 का, अगर ये 7 एक साथ वोट करने की बात करते हैं। आज की तारीख में अशोक गहलोत का कहना है कि उनके पास 101 विधायक हैं, उनको मिला के 102, यानी 200 में बहुमत का आंकड़ा जो होता है 100 का या 101 का, वो बहुमत के आंकड़े को सिर्फ छू रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई मैं सदन को बुलाना चाहता हूं, वहां पे अपना बहुमत साबित करना चाहता हूं, आप सदन को बुलाइए। राज्यपाल महोदय कह रहे हैं कि नहीं भाई, आप पहले, अभी तो कोरोना का मौसम चल रहा है, बहुत ही खतरनाक मौसम है, कई विधायक जो हैं वो कोरोना से पीड़ित हैं, लिहाजा हम आपके लिए ये नहीं बुला सकते हैं। पहली चिट्ठी वापस कर दी उन्होंने। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई हम सारे विधायकों को हम जो है वो उनका टेस्ट करा लेते हैं, जो पॉजिटिव होंगे उनको क्वारंटाइन करके और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको हम ले लेंगे, और जहां तक सदन में एक साथ बैठने का प्रश्न है तो वो व्यवस्था स्पीकर महोदय कर देंगे। वो चिट्ठी वापस आ गई। फिर उन्होंने चिट्ठी भेजी तो राज्यपाल महोदय ने फिर उसमें 3 सवाल खड़े कर दिए और उन्होंने ये कहा कि कम से कम 21 दिन का वक्त तो चाहिए ही चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि इतना वक्त चाहिए क्योंकि बहुत सारे विधायकों को सूचित करना है, उनको वापस बुलाना है। यानी एक तरीके से बहानेबाजी होती रही। अब तीसरी बार उन्होंने वापस कर दिया है और अशोक गहलोत कह रहे हैं कि प्रेम पत्र हमारे पास आया है। अगर आप, जैसा हम आपको पहले ही बता चुके हैं, संविधान के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो संविधान बहुत स्पष्ट तौर पे कहता है कि राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री की कैबिनेट की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। ही इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। और धारा 174 जो है अनुच्छेद संविधान की, वो भी स्पष्ट तौर पे कहता है कि अगर मुख्यमंत्री रिकमेंड करते हैं विधानसभा बुलाने के लिए तो राज्यपाल के पास विधानसभा बुलाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता है नहीं। यानी संविधान की इन 2 धाराओं का साफ निर्लज्जता के साथ, बेशर्मी के साथ इसका उल्लंघन किया जा रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि दरअसल राज्यपाल पपेट है। मेरा अपना कहना यह है कि राज्यपाल हमेशा से पपेट रहे हैं, हमेशा से कठपुतली रहे हैं। चाहे वो इंदिरा गांधी का जमाना हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू का जमाना हो, चाहे वो नरसिम्हा राव का जमाना हो, चाहे वो देवेगौड़ा का जमाना हो, और चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो और मनमोहन सिंह की सरकार। ऐसे राज्यपालों की एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है जिनको मैं आपको उंगलियों पे गिना सकता हूं। आपने मनमोहन सिंह के जमाने में सिफ्ते हसन रजी का नाम सुना होगा, जो झारखंड के गवर्नर थे, जिन्होंने वहां पे जब शिबू सोरेन की सरकार, जब वहां पे लगा कि बीजेपी की सरकार चुनाव के बाद बन जाएगी, तो उन्होंने बीजेपी की सरकार नहीं बनाई, उसके बदले में शिबू सोरेन की सरकार बनाई और शिबू सोरेन अपना बहुमत साबित नहीं कर पाया और अंत में अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बनना पड़ा और उन्होंने अपना बहुमत साबित किया। इसी तरीके से बूटा सिंह ने बिहार के अंदर काम किया और सबसे ब्रेजन रमेश भंडारी का, जिन्होंने कल्याण सिंह की जमी जमाई सरकार को कुछ विधायकों के जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में छोड़ने पर सरकार को न केवल बर्खास्त कर दिया बल्कि जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री तक नियुक्त कर दिया, जिसे एक शब्दों में कहा जा सकता है कि यह लोकतंत्र का चीरहरण नहीं था बल्कि लोकतंत्र के साथ बलात्कार किया गया था। और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, देश में बहुत हंगामा मचा। इसी तरीके से एनटी रामाराव की सरकार को भी बर्खास्त किया गया था और बहुत ब्रेजनली बर्खास्त किया गया। एनटी रामाराव जिन्होंने पहली बार अपनी पार्टी बनाई, पार्टी बनाने के बाद और चुनाव लड़ा और महज 1-1.25 साल के अंतर्गत वहां की कांग्रेस पार्टी को ध्वस्त करते हुए उन्होंने अपनी सरकार भारी बहुमत से बनाई। ये बात मिसेस गांधी को पसंद नहीं आई, वो एनटी रामाराव को कमजोर करना चाहती थी, लिहाजा उन्होंने शंकर दयाल शर्मा को कहा कि आप उनकी सरकार को बर्खास्त करिए। शंकर दयाल शर्मा जो बाद में राष्ट्रपति बने, उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। मिसेस गांधी ने उनकी जगह वहां पे रामपाल को भेजा और रामपाल जी ने जाके वहां पे एनटी रामाराव की सरकार को बर्खास्त किया। एनटी रामाराव अपने तमाम विधायकों को लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंच गए, विधायकों की परेड कराई उन्होंने। एक बहुत बड़ा स्कैंडल और बहुत बड़ा हंगामा 1982-83 के वक्त में हुआ था। और इस तरीके से 1967 में पश्चिम बंगाल के अंदर
धर्मवीर वहाँ के गवर्नर थे, उन्होंने वहाँ की सरकार, अजय मुखर्जी की सरकार को बर्खास्त किया था। तो ऐसा नहीं, बहुत सारे ऐसे राज्यपाल हैं, बल्कि मुझे तो याद पड़ता है सिर्फ शंकर दयाल शर्मा का उदाहरण, जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि मैं आपकी बात नहीं मान सकता, मैं संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, मैं उसकी आत्मा के साथ का चीरहरण नहीं कर सकता, ये काम नहीं कर सकता। आज की तारीख में ऐसा एक भी गवर्नर नहीं है जो ये कहने की हिम्मत कर सके। कलराज मिश्र बीजेपी के जमे जमाए नेता रह चुके हैं, कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखते थे, मोदी जी की पहली कैबिनेट में मिनिस्टर बने, 75 साल की उम्र पार हुई, अब उनको आराम से रिटायरमेंट करके गवर्नर हाउस में बैठा दिया गया है। चाहे वो हो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी हो, या फिर वजूभाई वाला हो कर्नाटक के मुख्यमंत्री, या मृदुला सिन्हा जो गोवा की गवर्नर हुई थी, माफ करेगा, वजूभाई वाला वहाँ के गवर्नर थे कर्नाटक के, या के पॉल हो जो उत्तराखंड के गवर्नर थे, या खोवा हो जो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर थे। आज की तारीख में किसी भी गवर्नर में इतनी हिम्मत नहीं है जो केंद्र सरकार के किसी फैसले को ना कह सके, या उनके कह सके कि मैं ये काम नहीं कर सकता। लिहाजा कलराज मिश्र को कठपुतली कहना, मुझे लगता है कि ये बहुत ही सरलीकरण है बात को कहने का। हकीकत ये है कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से अशोक गहलोत ने अपनी गोटियां बिठाई हैं, और जिस तरीके से तुर्की बतुर्की जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरीके से अपने बचे हुए विधायकों को एक इंटैक्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार राज्यपाल के ऊपर ये दबाव बना रहे हैं कि आप मुझे सदन बुलाइए, हम सदन बुलाना चाहते हैं, उससे ये मुश्किल हो गया है कि उनकी सरकार को बर्खास्त किया जाए कोई बहाना करके। अगर वो बर्खास्त करते हैं तो सारा का सारा ओनस मोदी जी के ऊपर आ जाएगा कि अगला आदमी अपना बहुमत साबित करना चाहता है और आप उनकी सरकार को बर्खास्त कर रहे हैं। तो ये जो एक पब्लिक फेस है, जो अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बाद जो मोदी जी का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, उसमें थोड़ा सा कॉशन आ गया है, थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी सजगता आ गई है, थोड़े से झिझक उनके अंदर आ गई है। क्योंकि अगर अशोक गहलोत ने 101 विधायकों की लिस्ट गवर्नर को दे रखी है, तो फिर उनका दावा कोर्ट में बहुत मजबूत हो जाता है। कहेंगे भाई हमने तो दिया, हम बहुमत साबित करना चाहते हैं, ये हमें साबित नहीं करने देना चाहते, या हमारी सरकार को बर्खास्त करें, इसलिए वो सरकार को बर्खास्त नहीं करना चाहते। पूरी की पूरी कोशिश आज की तारीख में राजस्थान में इतनी सी है कि अशोक गहलोत को थकाया जा सके, और अगर मौका मिल सके तो कुछ और विधायक अगर टूट सकते हैं तो टूटे, यानी टाइम बाइंग काम चल रहा है, वक्त खरीदा जा रहा है, जिसको हिंदी में कह सकते हैं। अगर अंग्रेजी में टाइम बाइंग है तो हिंदी में वक्त खरीदा जा रहा है, लेकिन कितना, कब तक, सवाल इसी बात का है। तो फिर मैं उसी बात पर आता हूं जो मैंने शुरू में कहा था, आज से 10 दिन पहले कहा था, कि दरअसल राजस्थान के अंदर नरेंद्र मोदी जी फंस गए हैं, और उस फंसन में उनकी अपनी पार्टी भी, उनकी अपनी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया भी जिम्मेदार हैं, जो किसी तरीके से कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं, उनकी कोई आवाज आप नहीं सुन रहे हैं। सचिन पायलट पिछले 10 दिनों से तो उनकी आवाज ही नहीं निकल रही, वो कहाँ हैं, किस जगह हैं, मानेसर में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है, सब कुछ उनकी वजह से हुआ और वही चुप है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, कुछ समझ भी नहीं आ रहा, फंस गए हैं, नहीं फंसे हैं, कांग्रेस में वापस जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने मदद करेंगे, अपनी क्षेत्रीय पार्टी बनाएंगे, कुछ स्पष्टता नहीं। तो जो स्पष्टता कांग्रेस से टूटने वाले विधायकों में, जो नेताओं में, जो मध्य प्रदेश में थी, वो राजस्थान में नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी की एक खासियत है, और इसके लिए उनकी तारीफ भी होनी चाहिए, जो ठान लेते हैं वो करने की पूरी कोशिश करते हैं। दिसंबर 2018 में जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारें वो हारे और सरकारें कांग्रेस की बनी, तब से ये कहा जा रहा था कि अगर दोबारा बीजेपी की सरकार आई, अगर दोबारा प्रधानमंत्री बने, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार बचनी बहुत मुश्किल है। मध्य प्रदेश की सरकार तो गिर गई, राजस्थान की सरकार को गिराने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अशोक गहलोत पत्ते ठीक खेल रहे हैं, एक नए सिरे से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दबाव उनके ऊपर भी है, प्रेशर उनके ऊपर भी है, लेकिन अभी तक मोदी जी उस चक्रव्यूह को तोड़ने का कोई रास्ता निकाल नहीं पाए हैं। इसलिए राज्यपाल को कठपुतली कहना हमें बंद कर देना चाहिए। हमें ये कहने की हिम्मत रखनी चाहिए कि राजस्थान में दरअसल मोदी जी फंसे हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूं, मोदी जी फिर फंस गए। नमस्कार, धन्यवाद।
सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।